हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होगे। हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हमें पता है कि 21 जनवरी को एग्ज़ाम है और इसीलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ ईवीएस का प्रीवियस ईयर। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर को कंटिन्यू करेंगे, हिंदी का, मैथ्स का, सीडीपी का, सबका प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो इसमें आपका जो ईवीएस का कॉन्सेप्ट है उसका प्रीवियस ईयर मैं लेकर के आई हूँ और मैंने 3 साल के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने ढूंढ के 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसके बाद हम ईवीएस पेडागॉजी अलग से लेकर के आएंगे 60, जिसमें आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ही देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है वो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, फ्लावर वैली आपकी कहाँ है, उत्तराखंड में। इसके बाद सेकंड है, पृथ्वी पर जल की उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। हमारे पृथ्वी पे जितना जल है उसमें से कितने प्रतिशत जल जो है वो ताजे जल में बचा हुआ है। तो जो ताजे जल का प्रतिशत है वो है आपका 2.7%, इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट है। आगे देखेंगे, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ। बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल है, ये कौन सा पक्षी है, यही यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो ये जो पक्षी है आपको पता ही है, गुटरगू कौन करता है और घरों में अपना घर कौन बनाता है, सिंपल है, कबूतर। ठीक है, तो सी आपका इसमें सही है। फोर्थ नंबर देखेंगे, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है और कुछ मसालों के नाम दिए गए। इसको पढ़ के आपको बताना है कि ये कौन सा मसाला है। जैसे, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो ये जो मसाला है ये है आपका ज़ीरा, सिंपल, क्योंकि दही और जलजीरे में भून कर आप तो ज़ीरा ही डालते हो। आगे देखेंगे, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। तो ये है आपका मीथेन। सीएनजी क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ये, जो अभी गाड़ियों में यूज़ होता है, ऑटो में, तो आप बाइक में, ठीक है, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ जो होती हैं। अगर यहाँ पे एलपीजी पूछ देता कि एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है, तो आप जाते बी और सी दोनों ऑप्शन पे, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन सीएनजी का जो मुख्य संगठक है वो है आपका मेथेन। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम 6 नंबर। यहाँ पे रेगिस्तानी ओक के बारे में, एक मिनट, यहाँ पे रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आपको इसमें से पढ़ के सही बताना है। ठीक है, तो जो रेगिस्तानी ओक है, जिसको हम डेजर्ट ओक कहते हैं, नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। दूसरा, इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तीसरा, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में पाई जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। चौथा है, इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। और लास्ट है आपका, इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो इसमें सही कथन क्या है, तो देखिए ये ए वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये जो पेड़ है ये आपका आबू धाबी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो बी वाला है ये आपका सही है, सी भी सही है। और लेकिन डी वाले में क्या गलत है कि ये 50 वृक्षों को नहीं बल्कि 30 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे सिरे पे ज़मीन पर लिटा देने के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका और ई वाला सही है।
तो बी सी ई ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन है हमारा सी में, ठीक है। तो हमारा सी वाला जो है वो राइट है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो सिंपल है, चील और गिद्ध। बोलते हैं ना चील जैसी आंखें हैं क्या, गिद्ध जैसी आंखें हैं, तो वही है, ठीक है। 8th नंबर देखेंगे यहाँ पे, टैपियोका यानी कि जो कसावा है पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? तो इसमें जो आगे वाला है इसको हम ए मानते हैं। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो ध्यान रखें। तो ए में क्या पूछा है कि इसका कौन सा हिस्सा खाने वाला होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है। तो इसका जो हिस्सा होता है वो हम जड़ वाला हिस्सा खाते हैं और ये पाया जाता है आपका केरल में, ठीक है। और ये टैपियोका होता है, इसके पाउडर से बनाया जाता है साबूदाना। और ये देखने में जो टैपियोका है ये बिल्कुल किसकी तरह दिखता है? शकरकंद की तरह, ठीक है। आगे देखेंगे, फटाफट से हम सॉल्व करते चलेंगे, थोड़ी चीज़ें समझते चलेंगे जिससे आपका टाइम बच सके। फिर 9 नंबर देखेंगे, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया है। यहाँ पे जो विवरण दिया हुआ है इसको पढ़ के आपको बताना है कि ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की जो छतें हैं उनको कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो यह राज्य होना चाहिए, सिंपल है ये है आपका राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और यहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो घरों के ऊपर चीज़ें बताई गई हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो ईवीएस का भी मैंने 2 घंटे का लेक्चर बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हम निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो वो जानवर कौन सा है? वो है हमारा बाघ, क्योंकि इसका जो सुनने की जो इसकी संवेदन शक्ति है वो बहुत तेज़ होती है। ये डिफरेंस कर लेते हैं कि जैसे अगर इनको आवाज़ आई तो उस आवाज़ में ये डिफरेंस कर लेंगे कि ये पत्तों के हिलने की आवाज़ है या घास पर कोई जानवर चल रहा है। ओके, 11 नंबर देखेंगे, वाई के जिले में एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या है? सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको एक्स मान लो, वाई, तो इससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इत्र और गुलाब जल और केवड़ा जल कहाँ मिलता है? तो सिंपल है, बुक में भी दिया हुआ है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल तैयार किया जाता है। 12 नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पे, तो ये आप ऑप्शन देखिए और आइए ये देखिए मैप वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको मैप वाला थोड़ा सा देख करके जाना है। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होना चाहिए, एटलीस्ट अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं पता तो भी थोड़ी बहुत चीज़ें आप दिमाग में अपने रखिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका देखिए जो महाराष्ट्र है ये पाया जाता है आपका अरब सागर साइड में, क्योंकि ये पश्चिम में है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है, ठीक है। ये गोवा, ये भी, ये सब बंगाल की खाड़ी की साइड में नहीं है। आपका बचा ये 2 ऑप्शन। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप इसको इजीली सही कर लेंगे। तो अगर हम देखें, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये आप देखिए ये ईस्ट में है और ये आपका अरब सागर है
और ये आपका वेस्ट में है। ठीक, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है नॉर्थ और नीचे वाला होता है साउथ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बंगाल की खाड़ी है ये है पूर्व दिशा में यानी ईस्ट में, और जो अरब सागर है ये पश्चिम में यानी कि वेस्ट में है। तो अब ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपका उड़ीसा है, इधर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और ये तीनों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं बी में, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसीलिए बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो सही आंसर होता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो आपके लिए एक तरीका ये भी है कि अगर आपने गलत आंसर पकड़ लिया कि ये वाला गलत है, तो पहले तो उसको आप हटा दीजिए। अभी जो आपके पास 4 ऑप्शन थे इसमें से 2 मैंने गलत कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि महाराष्ट्र और गोवा ये बंगाल की खाड़ी की साइड में नहीं है, तो ये दोनों अपने आप गलत हुए। अब आपको जो 4 ऑप्शंस में से एक चुनना था, अब आप सिर्फ 2 में से एक चुनेंगे। ठीक है, और अगर आपको उसमें से भी है कि ये वाला तो नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आंसर को ढूंढना। तो ये भी एक तरीका है कि आप रॉन्ग आंसर्स को भी अगर पहचान जाते हैं तो आपको ऑप्शंस कम मिल पाते हैं कि 2 में से एक चुनना है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा इजी हो जाता है। आगे देखेंगे, मैप वाला क्वेश्चन एक मैंने और ऐड किया है, मैं आगे उसको सॉल्व करूंगी। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़ों को चुनिए। तो मच्छरों द्वारा होने वाले मलेरिया, डेंगू, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही राइट है, क्योंकि हैजा जो है वो मच्छरों से नहीं होता है, ये दूषित जल यानी गंदा पानी हो और दूषित भोजन से हैजा होता है, और इसीलिए ये नहीं है। चिकनगुनिया तो मच्छर से ही हो रहा है, हैजा सेम वही चीज़ है। और इसके बाद इसमें जो आपका मियादी बुखार है जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, ये भी दूषित पानी से ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ऑप्शन जो है वो ए वाले में राइट है। 15 नंबर देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, इसमें से कौन सा फसल है जो मूसला जड़ है। तो आपका ये है सी, गाजर, क्योंकि जो मूसला जड़ होती है वो ज़मीन के नीचे की ओर बढ़ती है और उसमें से फिर और सारी छोटी छोटी भी जड़ें निकलने लगती अंदर। तो जैसे आपका गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये सब मूसला जड़ की फसल है। ठीक है, 16 देखेंगे, चार चिनारी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ठीक है, यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है। तो चार चिनारी जो है वो है आपका श्रीनगर में, डल लेक में आपका पाया जाता है। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। सरसों के तेल में, तो सरसों के तेल में जो मछली खाना पसंद करते हैं वो है भाई कश्मीर के लोग। और अगर इसी के जगह पे आपसे पूछ देता कि नारियल के तेल में, जैसे कौन से लोग नारियल के तेल में मछली खाना पसंद करते, तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाता, गोवा। लेकिन सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं लोग कश्मीर में। तो इसमें आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सरसों के तेल में बनी मछली खाना किसको पसंद है, जो कश्मीर के लोग हैं, और नारियल के तेल में मछली पका के कौन खाते हैं, तो गोवा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर देखेंगे। आजकल हम देखते हैं कि कुएं जो हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं, और इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहला दिया हुआ है, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए। हाँ बिल्कुल, तभी तो पानी सारा कुओं का खत्म हो चुका है। इसके बाद है कि कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। बिल्कुल, कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सकता, पानी बचा ही कहाँ है भाई। तो एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका ए और बी सही है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाला दोनों सही है। उस हिसाब से ए वाला ऑप्शन राइट है, ए और बी का। 19 देखेंगे हम, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। तो एक्स कौन है? एक्स उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बहुत ही चालाक होती है। वो क्या करती है, अपने अंडे को कौवे के घोंसले में छोड़ करके चली जाती है। ठीक है,
तो वो है कोयल। आपको पता है कि कोयल जो है वो कभी घोंसला बनाती नहीं है, बहुत जुगाड़ू है। आगे देखेंगे 20। निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के जो ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियां चुनिए। जो ग्रुप लीडर होता है, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं पर्वतारोहण, तो उसका जो ग्रुप लीडर है उसको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि एज ए लीडर आपको ये चीज़ें करनी है। तो इसको पढ़ के आप बताइए कि कौन सी जिम्मेदारियां उसकी हैं। पहला है कि बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। तीसरा है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। फिर चौथा है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हैं उन्हें रुकने के लिए कहना। फिर आपका लास्ट है जो साथी बीमार हो उसका ध्यान रखना। तो देखिए ये वाला तो सही है कि आप उनकी हेल्प करेंगे, जो लोग सामान नहीं उठाने में दिक्कत हो रही है जिनको, या जो सभी लोग हैं, तो एक तरीके से सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं सामानों को उठाने में। सेकंड वाला आपका गलत है, क्योंकि आप एज अ लीडर हैं तो आप ही अपने आगे आगे चले जाएंगे, बाकी जो बच्चे आ रहे हैं उनसे क्या मतलब है, उनको क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रही है ना। तो ये लीडर का काम नहीं है, ये गलत है। इसके बाद है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना, बिल्कुल। और जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उनको रुकने के लिए कहना, नहीं ऐसी बात नहीं है कि भाई आप नहीं चढ़ सकते हो तो आप मत जाओ। तो आपको लीडर बनाया क्यों है? आप एज ए लीडर आपका काम है कि आप सारे बच्चों को, अपने सारे ग्रुप को एक साथ लेकर के आगे बढ़ें। फिर जो साथी बीमार है उसका ख्याल रखना, बिल्कुल। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें राइट हुआ वो है आपका ए, सी और ई। तो बी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आगे जाएं 21 देखेंगे। यहाँ पे घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है, सही बात है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे घर बनते हैं आपके असम में, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है। राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। हाउस बोट का यूज़ किया जाता है पर्यटक स्थल के लिए, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आधी जनसंख्या उसी में रह रही है। तो आपका इसमें ए और सी वाला सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। फिर हम 22 देखेंगे। ये आपका देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फिक्स है आपका 1 से 2 नंबर ईवीएस में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके वो देगा कि किस दिशा में किसका कितना घर है, या जो मैप वाला क्वेश्चन है वो भी वो देता है। तो आइए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। रमा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। आइए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए रमा का घर है ये, ठीक है, हमने माना ये रमा का घर है। तो रमा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो उत्तर कहाँ है? ये है आपका उत्तर, आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये होती है दिशा। तो इसके आधार पे आपको सॉल्व करना होता है। ये आपको नहीं पता है तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो ये इसका घर है कोई भी, और इसके बाद 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, ये उत्तर। अब बाएं मुड़कर, तो बाएं कौन सा है इसका? ये वाला, क्योंकि इधर वाला दाएं हो जाता है। तो वो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, ठीक है भाई, चले हम 5 किलोमीटर। और फिर बाएं मुड़कर, तो इसका बायां क्या है? अगर आप ऐसे देखेंगे इस डायरेक्शन से, तो ये बायां है आपका और ऊपर वाला दायां है, ठीक है। तो वो बाएं मुड़ती है कितना? 2.5 किलोमीटर फिर से। तो अब पूछा है कि वह अपने घर से, इसका घर तो ये था, तो वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? तो ये 5 है, तो ये भी आपका सेम डिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि देख सकते हैं उसको। तो 5 किलोमीटर तो वो उसका घर है यहाँ से, लेकिन दिशा पूछा है, तो दिशा देखिए आपका जो दिशा है वो है पश्चिम दिशा,
क्योंकि ये तो पश्चिमी है ना। अगर हम देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये इसका पश्चिम दिशा है। यहाँ से तो ये मुड़ी ना, बाएं मुड़ी ना, तो पश्चिम दिशा है ये। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका सी, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। तो सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आपका घर एक्स और विद्यालय वाई पे स्थित है। आइए इसको भी सॉल्व करेंगे। आपका घर एक्स कुछ भी मान लिया, ठीक है, ये है आपका घर एक्स और आपका जो विद्यालय है वो वाई पर है। तो ठीक है, एक्स वाई है, तो वाई कहाँ है इसको भी तो पता करना होगा। तो इसके लिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही आप कहाँ बता देंगे हमारा विद्यालय कहाँ है, तो उसका जो डायरेक्शन दिया हुआ है उस हिसाब से हम देखेंगे। एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है, विद्यालय घर से और विद्यालय जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ओके, विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं। यहाँ घर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ए पे जाएंगे जो एक्स के ठीक उत्तर में है। तो ये उत्तर है, सीधे गए हम। उत्तर में 60 मीटर, 60 मीटर उत्तर में हम गए, ये क्या है हमारा ए है। ओके, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में। तो ए के पूर्व में भाई ये है बी। बी पे जाते हैं जो कितना है 25 मीटर। इसके बाद हम जाते हैं सी पर। तो सी कहाँ है, बी के ठीक उत्तर में। अब बी का उत्तर तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया सी, 100 मीटर गया। यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये ए पर जाता है जो एक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर है। फिर ये बी पर जाता है जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर है। फिर सी पर गया जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर है। 100 मीटर हम गए। इसके बाद बोल रहा है कि अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय आ गया क्या भाई, विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के, कहाँ बोल रहा है, सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पे है। तो ये सी है, सी का पश्चिम अगर हम जाएंगे, ये है इधर आपका, क्योंकि इधर पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम में हम गए, ठीक, कितना 25 मीटर। अब यहाँ पे हमारा विद्यालय आ गया। तो विद्यालय क्या था, विद्यालय था हमारा वाई, क्योंकि घर एक्स था और विद्यालय वाई था। तो हमने वाई का पता लगा लिया कि हमारा विद्यालय यहाँ पे है। अब पूछ रहा है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा। तो अगर हम विद्यालय से अपना घर देखें तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये दक्षिण में है, क्योंकि ये ऊपर वाला तो उत्तर है और ये दक्षिण है। तो उस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। अगर यहाँ पे पूछ देता कि घर से विद्यालय की दिशा क्या है, तो घर से अगर आप विद्यालय देखते हैं तो ये उत्तर में पड़ जाता, लेकिन विद्यालय से अगर आप घर देखेंगे तो ये आपका दक्षिण में आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तीन राज्यों का ऐसा समूह जिससे किसी किनारे पे अरब सागर है, कौन सा राज्य है। तो देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया था जिसमें बंगाल की खाड़ी को हमने समझा था। तो अरब सागर में के साइड में कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बोला था कि महाराष्ट्र अरब सागर में है, तो ये वाला ऑप्शन भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको आपके हिसाब से समझा रही हूँ, ठीक है। तो बी वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे आते हैं और हम मैप देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये जो हमारा है अरब सागर, यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका कर्नाटक है, इधर गोवा देख रहे हैं, इधर महाराष्ट्र है, इधर केरला है। तो ये सारे ऑप्शन तो दिए हुए हैं हमको। केरल भी मिल गया हमें और कर्नाटक भी मिल गया और हमें मिल गया महाराष्ट्र भी। ये तीनों आप देख रहे हैं ये अरब सागर साइड में, क्योंकि ये पश्चिम में है। तो उस हिसाब से ऐसा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इसीलिए
देखिए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो ए वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक, आगे चलेंगे। 25 देखेंगे। मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग, दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है 1134 किलोमीटर। कहाँ से? मडगांव से नागरकोइल के बीच। और यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी जो है वो 21 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की जो औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पे आपसे पूछा है औसत चाल। तो अगर हम समझें औसत चाल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू आपका है डिस्टेंस, जिसको हम डी लिख देते हैं, अपॉन टाइम। ठीक, सेम है ये दोनों। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 1134 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है? 21 घंटे। तो 21 घंटे हो गए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका 54 दिया हुआ है, डी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका दूरी दिया हो, टाइम दिया हो और आपको चाल पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या दूरी दिया है, समय और चाल पूछ रहा है, तो भी इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए 26 देखेंगे हम। कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ, ठीक है, कितना? 29 सितंबर 2022 को, ठीक, वो ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को वो पहुंचती है 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पे। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली, दूरी दिया हुआ है, तो इस ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो सबसे पहले आपको तो टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने घंटे लगे उसको, क्योंकि जो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड वाला, जो अभी यहाँ पे मैंने बताया था, औसत चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये दिया ही हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, सिंपल है, लेकिन आपको टाइम यहाँ पे पता नहीं है, तो कितना घंटा लगा उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो 29 सितंबर से अगर हम 30 आते हैं 12:30 बजे, तो सीधे सीधे 24 घंटे हो गए, और बाकी जो घंटे उसको ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा लगभग 42.5 घंटे आपको टोटल लगे हैं, क्योंकि हमारा सितंबर 30 का महीना होता है। तो उसके बाद अब हमें यहाँ पे टाइम भी पता चल गया, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे अपना अब टाइम, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54.0 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। इस फॉर्मूले से आप ये देखिए बेसिक मैथ देता है। ठीक है, फिर 27 देखेंगे। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। तो जो पैमाना होता है, जैसे हमारा जो मानचित्र है उस पे क्या होता है कि अब मानचित्र तो छोटा होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप पूरा उस पे मीटर किलोमीटर जितना डिस्टेंस है प्रॉपर उतना दिखा रहे हैं, तो आप कितना बड़ा पैमाना बनाएंगे, मानचित्र कितना बड़ा बनाएंगे। तो मानचित्र पे क्या किया जाता है कि कुछ चीज़ें मानी जाती हैं। तो जैसे मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर का हमारे स्थल पे, यानी हमारे किसी शहर पे, किसी भूमि पे, उसको 950 मीटर माना जाता है। ठीक है, यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है?
तो 1 सेंटीमीटर जो पैमाने पे माना गया है कि पैमाने का 1 सेंटीमीटर बराबर माना कि 950 मीटर है। तो अब आपका जो 19.2 सेंटीमीटर है पैमाने पे, तो इसका कितना होगा हमारे भूमि पे, हमारे स्थल पे। तो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको कर देना है मल्टीप्लाई 950 को 19.2 से। तो ये आपका आ जाएगा 18,240 मीटर। ठीक, अब मीटर में हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर देखिए सारा यहाँ पे किलोमीटर में है। तो इसी मीटर को अब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको कर देंगे 1000 से। इसके बाद आपका जो आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। ठीक, फिर 28 देखेंगे। कक्षा की पाठ्य पुस्तक में गोल कोंडा के किले का मानचित्र छपता है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पे एक पैमाना दिया हुआ है जो नीचे दिए गए हैं। तो 1 सेंटीमीटर सेम है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सिर्फ आपको अंक बदल दिए गए हैं, बाकी चीज़ें सेम है। तो पैमाने पे जो 1 सेंटीमीटर है इसको माना गया है स्थल पे 110 मीटर और आपसे पूछा है इसको, ठीक है, कि इसका कितना होगा स्थल पे। तो फिर सेम है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका आपका जो आएगा आंसर, जैसे ये आ जाएगा आपका 1078 मीटर। लेकिन इसको आपको क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप फिर से इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। फिर आगे देखेंगे 21 नंबर। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हाथियों का जो झुंड है उसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको आप अगर पढ़े होंगे तो आपके लिए इजी होगा। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं और हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। और लास्ट है, उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो उनके झुंड में केवल मादाएं रहती हैं और हाथियों के बच्चे रहते हैं। और जो नर हाथी होते हैं वो सिर्फ 14-15 वर्ष तक ही रहते हैं, इसके बाद वो झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं। तो सी और डी सही है, आपका बी गलत है क्योंकि उनके झुंड में मादा हाथी हैं, नर नहीं, ये भी गलत है। तो इसीलिए आपका सी और डी, सी वाला ऑप्शन सही है। ये लास्ट है, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा और फोटो भी खिंचवाई, वो है हमारी बछेंद्री पाल। ठीक है, तो ये आपका 30 क्वेश्चन मैंने ढूंढ के इसको जो मुझे ज़रूरी लगा उसको मैं लाई थी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर को कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी मैं ईवीएस पेडागोजी लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई करो अपना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अब ज़्यादा बचा नहीं है। प्रीवियस ईयर अगर आप देख लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें और खुश रहें।